नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडिया के इलेक्शंस पर और रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। मोदीज फैन आबिद अली वायरल वीडियो आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट। चलिए भाई देखते हैं आबिद भाई क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले 400 पार वाली बात का जवाब देंगे या पहले ये बात का जवाब देंगे कि आप अभी भी मोदी जी के फैन हैं? मतलब वैसे तो वो जीते नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, कोई और बनते हैं, तो फिर आप उनके फैन हो जाएंगे, अपनी तारीफें करवा लेंगे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज सख्त सवाल होने हैं, जितना मर्जी सख्त सवाल करो, आबिद अली भागने वाला नहीं। लेकिन सवाल करने का रूल मैं आपको बताता हूँ, तो एक एक सवाल करें और उसका जवाब। चले चले ठीक है, रूल आपने बता दिया। मैं पहला सवाल ये करता हूँ, कैंपेन में भी मतलब जाहिर बात है जो इंडिया में हम देख रहे थे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नारा था या उनकी पार्टी का कि अब की बार 400 पार, और आपने भी 2-3 वीडियो में बोला कि भाई इस दफा 400 प्लस सीटें होंगी। वो जो नजर आ रहा है, जो मीडिया पे देख रहे हैं और जो वैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वो 400 पार होता तो नहीं नजर आ रहा। क्या रीजन समझ? अच्छा शुएब भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर लंबी बात करता हूँ और आपने मेरी बात सुननी है। चले ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ग्राउंड में क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसकी बैट पे बॉल आता है और वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है। वो छक्का चाहे 20 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 80 मीटर का हो, गिना तो वो छक्का ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब आए आप उनकी इलेक्शन के ऊपर आए, सारी पॉलिसीज के ऊपर आए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया में टोटल जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं। और उसका आप आधा कर लें, 50% कर लें, 272 समथिंग टीम सीटें हैं कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा। नहीं, वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। टेक्निकली ये है कि टोटल जो सीट्स हैं वो 545 हैं, 545 सीटें हैं। लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं वो 543 सीट्स पर होते हैं। जो कॉन्टेस्ट होता है वो 543 पर ही होता है। जो 2 सीट्स है वो रिजर्व्ड हैं एंग्लो इंडियंस के लिए। वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको नॉमिनेट करते हैं, हालांकि उनका बाकी चीज़ों में दखल नहीं होती उनकी। 543 कैंडिडेट्स ही सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वो 2 सीटें रिजर्व है एंग्लो इंडियंस के लिए, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं। तो इलेक्शन जो होते हैं वो 543 पर होते हैं। लेकिन टोटल सीट्स अगर मैं कहूँ कि लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, तो इसका आंसर है 545। मोदी साहब जो हैं इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें, 300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए। हाँ, इस चीज को आप लीजिए कि जीत तो कन्फर्म है। और देखिए शुएब भाई, ये हमारे ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। कोई भी दुनिया में इलेक्शन हो, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल तो 600 सीटें हैं, तो जो भी कंपिटिटर होगा या जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा होगा ना, उसका दावा यही होगा कि मैं 600 सीटें ले जाऊंगा। क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर दावा करते हैं। आपकी प्रोग्रेस होगी तो आप दावा करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से दावा ठीक है उनका ही। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई और बनता है, लेट्स सपोज, वैसे तो नजर आ रहा है कि वही बनेंगे, लेकिन लेट्स सपोज कोई और बनता है, तो क्या आप उसके फैन होंगे? ये सवाल का जवाब बाद में देना। पहले ये बताएं कि एक वो दूसरे जो थे, अपना क्या नाम लेते हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ के जो सीएम थे उनके हवाले से ये खबर आ रही है, आदित्यनाथ के हवाले से, कि वो हारते नजर आ रहे हैं। जी, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया और यकीन करें कि ज़हन सोच भी नहीं सकता था इस चीज़ को। और ये इंडियन ऑडियंस ज़्यादा बेहतर जानती है, वो हमें कमेंट्स में बताएंगे इस बात को। इस बात को मैं क्लियर करता हूँ कि देखें, उन्होंने उधर बहुत ज़्यादा काम किए, उन्होंने अपनी सड़कों पे काम किया, अपनी डेवलपमेंट पे काम किया, अपनी न्यू जो है ना गाड़ियाँ चलाई, बड़ा मतलब बड़े काम किए। ठीक है। और हम तो सुनने में ये आ रहा था कि वो इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अगर मोदी जी के बाद कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जो है ना, ठीक है, वो ये हैं। लेकिन उन्हें जो टफ टाइम दिया वो अखिलेश यादव और उनकी वाइफ जो हैं डिम्पल यादव। देखने वाले बताइएगा, मैं इन मतलब ये जो 2 नाम लिए इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये कैसे पॉलिटिशियन है और क्या वाकई में उन्होंने टफ टाइम दिए, ये देखने वाले बताइएगा। देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स बड़ी गजब है और उसमें कई चीज़ें हुई हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ की बातों का ना सुना जाना बीजेपी हाईकमांड के द्वारा, टिकट बंटवारे में उनकी से नहीं होना, ग्राउंड पर योगी हैं लेकिन टिकट किसी और को मिल गया, आपस की भी खींचतानी तो चलती रहती है ना। बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन हाँ, यूपी का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। लेकिन कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि यूपी में रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला आएगा। दूसरी बात कि वोट सिर्फ काम के ऊपर नहीं मिलते हैं। दुनिया में कहीं भी काम के ऊपर वोट नहीं मिलते हैं। हर जगह के अपने अपने अलग एजेंडे होते हैं। यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत है, बिहार में भी है, हालांकि बिहार में एनडीए को ज़्यादा सीटें मिली हैं, यूपी में नहीं मिली।
तो एक तो टिकट बंटवारे में लफड़ा हुआ कि जो योग्य कैंडिडेट थे शायद उनको टिकट नहीं दिया गया, योगी जी की बात नहीं मानी गई, योगी जी की थोड़ा जो स्ट्रेचर बढ़ रहा था उसको शायद थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई, बहुत सारी वजहें। फिर उसमें एक रिजर्वेशन का मामला हो गया। उसके अलावा जो हुआ कि मुसलमानों को एकजुट कर दिया गया। अगर मान लीजिए 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, तो हुआ क्या कि 20% का 20% वोट एकजुट गया, और जो 80% है उसमें 10-10% बढ़ के 8 जगह चला गया। तो ये सारे जो वोट के समीकरण भी होते हैं, रिलीजन के भी समीकरण होते हैं, कास्ट का समीकरण होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मायने रखते हैं वोट डालने में। तो शायद लोगों को अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि हम क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि वोट आपने किसी और को डाला, जीता कोई और, घोषणा जीतने की किसी और को हुई और किसी और को पीएम बना के बिठा दिया गया। ऐसा नहीं होता है। और डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी चीजें हुई हैं और डेमोक्रेसी का सम्मान होना चाहिए। और अगर यूपी के लोगों ने वोट दिया है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। कोई ना कोई वजह तो है, और जिनको अगर लगता है कि नहीं वजह है तो बाद में उसके लिए वो परिणाम भुगतेंगे, वो चाहे वोट देने वाले हो चाहे नहीं देने वाले हो। भविष्य देखना चाहिए ऑलवेज। अगर कोई भविष्य नहीं देख रहा है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। अब मैं किसी के जाके हाथ पकड़े तो वोट नहीं डलवाऊंगा। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और डेमोक्रेसी कहती है कि मेरा जिसको मन होगा उसको वोट दूंगा, सीधी सी बात। आबिद भाई, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी है, मकसद एट द एंड यही होता है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ सीख लिया जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन की बात मैं आपको बताता हूँ और इंडिया के इलेक्शन को, दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये होता है कि इलेक्शन होते हैं, कोई एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो दूसरी सारी पार्टियां शोर डालती हैं, जी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, धांधली होगी। अच्छा, इंडिया की डेमोक्रेसी में ना हमें आज तक ये चीज सुनने को नहीं मिली। हल्का सा शोर हर जगह पे आता है, 3-4 सीट पे हल्का सा शोर सुनने को मिल जाता है, लेकिन सड़कें ब्लॉक हो गई, इस्लामाबाद ब्लॉक हो गया या इंडिया का मुंबई ब्लॉक हो गया, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। तो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है कि वो अपने इलेक्शन भी करवाते हैं, वोटिंग से रोक दिया। नहीं, इधर वो देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, आपने देखा कि किसी का झंडा नहीं आप लगा सकते, किसी का आप नाम नहीं ले सकते, किसी की आप कंपेन नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए, जो लोग जेलों में थे, हिस्ट्री गवाह है सर, आप देख लीजिए। आम आदमी के जो, जी हाँ, जो लोग जेलों में से, उन्हें जेलों से निकाल दिया गया बाहर कि आप इलेक्शन की कंपेन करें, लड़े, मुकाबला करें पूरा। तो ये होता है कि बहादुर आदमी इलेक्शन लड़ने वाला, कि उसने जेलों में बंद नहीं रखा अपने कंपटीटर को, अपने कंपटीटर को मैदान में लेके उसने कहा जी भाई पूरा मुकाबला कर हमारे साथ। हालांकि जो शख्स जेल में बंद होता है ना, अवाम की हमदर्दी का वोट भी उसे मिलता है। अब तो रिजल्ट बताएगा कि होगा क्या। ठीक हो गया, 2 दफा वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, यानी 10 साल के करीब, और 10 साल में ये उनका रिकॉर्ड था कि ऑलमोस्ट अक्सरियत के साथ, यानी ज्यादा सीटों के साथ वो हुकूमत बनाते थे। लेकिन इस दफा जो अभी तक नजर आ रहा है वो उस तरीके से नहीं, मतलब अपने साथ सपोर्टिव सीट्स लेके या दूसरी पार्टी के साथ नहीं शुएब भाई, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, शायद गलत फहमी है आपको। नहीं, जो मैंने देख रहा हूँ मैं भी गलत हो सकता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। 240 के राउंड। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है। एक वो पार्टी, इसका नाम एनडीए अलायंस के नाम से वो जो बना हुआ है, ये सारा ग्रुप है, ये साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी साहब की तरफ, देखिए राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी, 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ लाना है, वो साथ मिल के उनकी एक सॉलिड गवर्नमेंट बन जाएगी। और इस टाइम वो इस पोजीशन में आ चुके हुए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, हैरानगी मुझे किस चीज पे हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान किया कि अपनी आवाम को खुशखबरी दी कि हम जीत चुके हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी आज यही बात की कि हम इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन जीता कौन है, या तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन इस चीज पे कोई अनाउंस करे। रिजल्ट अभी फाइनल तो वही दिखाएंगे, लेकिन देखने वाले, क्योंकि हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं,
लेकिन डेफिनेटली हम ऐसा मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रहती है, वहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफ़ी गहरी नज़र रहती है। तो वहाँ पे जो अभी तक नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नज़र आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। अच्छा शुएब, देखिए, ये तो कोई नहीं बताएगा कि हमने किसको वोट किया, वो तो बड़ा सीक्रेट होता है। जो लोग बताने वाले हैं वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इसका कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जीत का क्या है, एक तरफ थी एनडीए अलायंस, एक तरफ थी इंडिया अलायंस, ठीक है। बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो आपके पास 273 चाहिए। 273 की फिगर आपको चाहिए, आपके पास 273 की फिगर होनी चाहिए। और जो एनडीए अलायंसेज है वो 292, 293, 290 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी से ज्यादा है। तो जीते जो हैं वो एनडीए अलायंस जीते हैं। जो दूसरी राहुल गांधी का अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं। उनकी जीत का मतलब है कि पिछली बार से हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 273 का फिगर है तो आप जीते हैं। तो किसके पास है? वो एनडीए अलायंस के पास है। और एनडीए अलायंस पहले से अलायंस है। अब बाद में तोड़फोड़ क्या होती है, जोड़ तोड़ क्या होती है, कौन किधर पलटी मारता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जो इलेक्शन के पहले जो अलायंसेस बने, उन अलायंसेस के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के मुताबिक एनडीए अलायंस इलेक्शन जीत चुकी, क्योंकि 273 से उनके ज्यादा मेंबर्स बन गए। और इंडिया अलायंस के 272 के आसपास नहीं है, 273 के आसपास नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें जोड़ तोड़ होगी, इधर से कुछ उधर जाएंगे, उधर से कुछ इधर आएंगे, क्या होगा वो तो खैर बात की बात है। लेकिन एनडीए अलायंस इलेक्शन जीत गई है, जो पीएम मोदी की अगुवाई की अलायंस, ये बात क्लियर। भाई मैंने जो सबसे बड़ी चीज नोट की है ना इस बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके, देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स, अच्छा, जो लेडीज हैं वो बाहर निकले, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। और एक रिकॉर्ड इंडिया ने जो बनाया उसके लिए भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। अच्छा, ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा, हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि उधर डेमोक्रेसी है ही नहीं, उधर इलेक्शन होता ही नहीं है, तो उधर वो रिकॉर्ड, ये मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 65 करोड़ अवाम बाहर निकली है सर, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एवरेज की बात करें, देखें बहुत सी चीजें हमें मतलब थोड़ा सा अगर हम सोचें तो सामने आती हैं। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ अब पब्लिक है, और उसमें से 65 करोड़ ने अगर वोट दिया है, तो ये एवरेज देखें। और पाकिस्तान में टोटल कितनी आबादी ऑलमोस्ट देखें, 24 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, ये कहा जाता है। कितनी आबादी वोट देती है भाईजान? 24-25 करोड़ में सिर्फ 5-7 करोड़ वोट डलते हैं सर, मुश्किल से। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं निकाला जाएगा ना। उसमें 140 करोड़ की अगर आवाम है, तो उसमें से वोटिंग के लिए कितने लोग तैयार हैं, मतलब वोटिंग राइट्स कितनों के पास है। राइट्स इनका मतलब कि जो एडल्ट हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, तो शायद हमारे यहाँ 95 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। आई थिंक 950 मिलियन, हाँ शायद 95 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, और उनमें से वही 65-68 करोड़ लोगों ने वोट डाले। तो परसेंटेज उन 95 करोड़ से निकलेगी, ना कि 140 करोड़ से। वो भी बड़ी मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी रीजन क्या है? क्या हमें डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसे कहते हैं, उस पे यकीन नहीं है, या क्या रीजन है? मैं बताता हूँ। अभी देखिए 27 करोड़, 26 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ अवाम के बीच में से 5-7 करोड़ सिर्फ लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उन वोटर्स को इस चीज का आइडिया होता है कि हम वोट डालते हैं, हमारा वोट वेस्ट होता है, हमारे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता। जी सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। हामिद मीर साहब के आप शो खोल के देख लीजिए, अभी बात करूंगा तो वो खराब की तरफ जाएगी, लेकिन मैं आपको इशारतन बात समझा रहा हूँ कि वो आम वोटर जो है ना, पाकिस्तानी वोटर, इससे आइडिया इस चीज को लेके होता है कि यार मेरे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल, मेरे वोट से कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, कोई मेरे वोट से वज़ीर-ए-आज़म आ गया है, तो उसे कोई उम्मीद है इस चीज की, उसे यकीन है कि वो वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करेगा इस मुल्क के बीच में, या 3 साल बाद नवाज शरीफ को भगा दिया जाएगा, या नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को निकाल दिया जाएगा,
या बेनजीर को दरबदर कर दिया जाएगा या नवाज शरीफ को मुल्क से भगा दिया जाएगा। इधर तो यकीन होता ही नहीं है किसी को भी कि होना क्या है। तो हम तो दुआ करते हैं कि वजीर आजम 5 साल इस मुल्क में पूरे करे और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे आए कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे सर, कि पाकिस्तान में 5 साल पूरे होते हैं, हम यकीन करें पाकिस्तान के ऊपर। जो इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में सर, आप समझिए इस बात को, इन्वेस्टर जो होता है, आप बिजनेसमैन हो, आप हमेशा उस मुल्क पे इन्वेस्ट करोगे जहां आपको पता होगा यार डेमोक्रेसी है। इधर का वजीर आजम 5 साल पूरे करता है। नहीं, डेमोक्रेसी नहीं भी है लेकिन स्टेबिलिटी है। ये नहीं है कि आज वो गवर्नमेंट, आज वो हुक्मरान है, कल दूसरा हुक्मरान है। जब पाकिस्तान में भी कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो नून लीग की, पीटीआई की, किसी की भी गवर्नमेंट आए, जब अपना टाइम 5 साल पूरे करेगी तो मैं कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। सारी बात है, खुशी होगी, क्यों नहीं होगी हमें खुशी। एक तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनेगा। हाँ। अभी देखिए रिकॉर्ड बनता बनता टूट गया, वो रिकॉर्ड बना नहीं। वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई थी तो वो राजा साहब थे वजीर आजम, पता नहीं क्या नाम परवेज अशरफ आई थी। नहीं एक और थे, खैर मेरे ज़हन से निकल गया। वो एक वजीर आजम थे, उनके बड़े मशहूर वजीर आजम थे और बड़े पढ़े लिखे। वो गवर्नमेंट करते रहे, उन्हें अदालत की जो है ना वो नाफरमानी के ऊपर उन्हें निकाल दिया। गिलानी साहब की बात कर रहा हूँ कि अदालत की नाफरमानी के ऊपर जो है ना उन्हें वज़ीर आज़म की सीट से निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर है शायद, जब इंडिया में मैच हुआ था तो यूसुफ रजा गिलानी साहब 2011 में प्राइम मिनिस्टर थे और ये वहाँ पे गए थे, मेरे ख्याल से देखने वाले को भी पता होगा। जब उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन एक रिकॉर्ड बन गया इस मुल्क के बीच में कि उन्हें निकालने के बाद उनकी पार्टी ने 5 साल जरूर पूरे किए। जरदारी साहब सदर बन गए पार्टी के, लेकिन वजीर आजम का रिकॉर्ड नहीं हो सकता इस मुल्क में, मतलब हो नहीं सकता, अल्लाह करे हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कि वजीर आजम ने 5 साल पूरे किए हों। सर आपने हमारे इलेक्शन नहीं देखे, किस किस्म के इलेक्शन हुए हैं, यकीन करें इलेक्शन के तो बड़े देर तक तो हमें पता ही नहीं था कि इस मुल्क में वजीर आजम बना कौन है, इस मुल्क में जीता कौन है। और अभी जो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानती है, मतलब दिल से प्राइम मिनिस्टर मानती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। अगर यहाँ पे कोई लोग हो तो हम उनसे पूछें कि क्या इस टाइम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? जब पाकिस्तानी खुद ही नहीं मानेंगे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोस्टली कुछ लोग अगर ऐसा हो, तो फिर क्या दूसरी दुनिया के लोग मानेंगे? देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरी दुनिया को जब आप ये चीज़ें समझाएंगे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी प्रॉपर है, हमारा मुल्क जो है प्रॉपर एक वज़ीर आज़म को पूरा टाइम देता है, तो पूरी दुनिया, देखिए हमने पाकिस्तान को ऊपर भी तो लेके जाना है शुएब भाई, कि हम पाकिस्तान को हमेशा इन अंधेरों में देखना चाहते हैं। आप बताएं, आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान के जो हम हालात देख रहे हैं पिछले 75 सालों में, कि जितनी देर इस मुल्क को आज़ाद हुए हो गया है, आप देखें ना कि हमारे मुल्क को 75 साल लगा लें, एग्जाम्पल 76 साल लगा लें कि हमारा मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, कि हम लोग इंडिया से अलग हुए हैं जी, 76 साल हो गए हैं। अब उन 76 साल का आप आधा टाइम निकालें, उसे आप करें आधा, तो आधा टाइम आप देखेंगे कि इस मुल्क पे सिर्फ फौज ने हुकूमत की हुई है। तो जिस मुल्क पे इतने साल कोई फौज हुकूमत करे, वो मुल्क जो है ना तबाही की तरफ आता है, पीछे आता है। डिक्टेटरशिप अगर आ जाए, ठीक है, तो वो मसले हो जाते हैं। जो हमने भी सुना है वो ऐसा ही है। आबिद भाई मुझे ये बताएं, आम जो पाकिस्तानी पब्लिक है, हम लोग हैं, कैसे हम पाकिस्तान को, मतलब हाली पाकिस्तान जिंदा, मैं पहले भी भाई से कह रहा था, मुझे कहता पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। मैंने कहा भाई मैं बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, आप ही बोल लें। नहीं, एक मिनट बोल लें, पाकिस्तान जिंदाबाद यार, ऑब्वियसली ठीक है, और भाई हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बात ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, आपने भी नारा लगाया, मैंने भी लगाया, इधर सबसे नारा लगवाते हैं, कोई फायदा पाकिस्तान को होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या उससे बेहतर ये है कि अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करें। देखिए मैं आपको शुएब भाई मैं बताता हूँ, ये खाली झूठे नारे, इसे मैं झूठा नारा कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? आप सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हो। अभी देखें, आपको अगर पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है ना, पाकिस्तान को बेहतर करना है, आम आदमी शुरू हो जाए यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, तो आप अपने रेस्टोरेंट में ईमानदारी लेके आए, क्वालिटी लेके आए, एक नंबरी लेके आए, पाकिस्तान की इज्जत हो, दुनिया से कोई आया हो, ठीक है। और हम या पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाए तो अपने काम, अपने कारनामे ऐसे करें कि भाई लोग कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन कारनामा क्या है ना, सऊदी अरब ने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, सऊदी अरब ने आपके 92 नर्सेज को बोला कि गेट आउट फ्रॉम हियर, भगा दिया सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान। क्यों भगाया? 2 नंबरी काम, फर्जी दस्तावेज ले गए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर ली, वहां पर चेकिंग हुई, पता चला कि अरे यार ये तो पाकिस्तानियों ने फर्जीवाड़ा कर दिया है,
92 नर्सेस को लात मारकर भगा दिया गया वापस और बोला कि दोबारा इनको लेकर मत आना इन पाकिस्तानियों को। ये हैं आपके काम। बोलिए भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वहां पे जाके अगर हम फ्रॉड करेंगे, भीख मांगेंगे, 2 नंबरियां करेंगे और यहाँ पे आके कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है, तो भाई आपकी सोच को सलाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ भाईजान, नारा लगा देने से सिर्फ प्यार हो जाता है या प्रैक्टिकली कुछ? बिल्कुल, नारा लगाने से प्यार नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ कर हर बंदा अपना जाती फायदा सोचता है, क्या मुल्क का वजह? फायदा कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? ये हमारे हुक्मरानों की इधर बहुत ज्यादा उनकी वो कहते हैं नाअहली है। नाअहली है। ठीक है, दूसरे लापरवाही कंट्रीज में अगर आ रही है, लेट्स सपोज इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? इंडिया के बारे में ये कहूँगा, अगर कोई मुल्क बेहतर है, अगर वो कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ है उसके हुक्मरानों का। ठीक है, उनकी सियासत बहुत अच्छी है, हमारी सियासत नहीं अच्छी। जो असर बड़ों से मिलेगा जाहिर बात है, नीचे नीचे वही है। वही लोग करेंगे। एजुकेटेड लोग बात को समझते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में कोई पार्टी जीतती है ना, तो सारी पार्टियां बाहर निकलाती, तो आंधली होगी, 2 नंबरी होगी। उधर कोई पार्टी जीतती है तो हारने वाली पार्टी उसे मुबारकबाद देती है, ठीक हो गया। धांधली के रोले नहीं डालते उधर। तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, अब Unity देखिए नहीं ना, आएगी। जब तक हम एक गवर्नमेंट को मानेंगे ही नहीं। अभी भाई ने कहा कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के बन चुके, क्या लोग उन्हें वजीर आजम मान रहे हैं? तो जब तक हम अपने वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मानेंगे, या वो ऐसे कारनामे करके ऊपर आया हुआ है कि यार हमारे दिल जीते हुए उसने, हाँ। तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब जब पाकिस्तान की आवाम ही अपने वज़ीर आज़म के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, बाहर के तो कंट्री पूरी कैसे? दुनिया किस तरह भरोसा करेगी? इन्वेस्टमेंट किस तरह हमारे पाकिस्तान में आएगी? सोचे ठीक कभी है। और चीज। ये सोच कैसे पब्लिक की, मतलब देखें, मुझे जो दर्द है वो आम पाकिस्तानी, इसका इनका दर्द है, इनका दर्द है। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मतलब जो मेहनत कश लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका दर्द है। खाली नारा पाकिस्तान का लगा देने से कोई बेहतरी नहीं होगी। हमें अपनी सोच को बदलना है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो जो है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? मतलब आप नहीं कहते? ठीक हो गया, चले, वो कह रहे हैं अब हम कहते नहीं है, लेकिन खैर वो उनकी एक सोच है। मुझे आबिद भाई चलिए, अब तो मुझे लगता है कि अब मोटा मोटी बातचीत हो चुकी है। देखिए, आबिद भाई ने सही बातें की, पॉइंट की बातें की। उन्होंने कहा कि जी देखिए, 400 पार वाले सवाल पर जो उन्होंने कहा, भाई एक टारगेट तो सेट किया जाता है ना। कोई एग्जाम देने बैठता है तो एक टारगेट सेट करता है कि मैं 90% नंबर लेकर आऊँगा, मैं 100% नंबर लेकर आऊँगा। कोई मैच खेलने जाता है, पहले बैटिंग करने उतरता है तो कहता है कि जो T20 का मैच चल रहा है तो मैं 200 रन का टारगेट रखता हूँ, 200 रन बनाऊंगा, तब जाके थोड़ी फाइट होगी। तो वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये एग्जाम है, जो भी इलेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एग्जाम है। तो उन्होंने एक टारगेट रखा। भाई पिछली 2 इलेक्शन से वो देख रहे थे कि 300 350 के हम पार जा रहे हैं, तो इस बार बड़ा टारगेट रखते हैं। ठीक है, टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खराब भी हुआ। एनडीए को बहुमत तो मिल गया, सरकार एनडीए की बन जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीएम मोदी बन जाएंगे, फिर से तीसरे टर्म पीएम बनेंगे। ये भी चीज है। हाँ, थोड़ी सी ये होगी कि भाई जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू है या टीडीपी है, जो भी है, ये थोड़ा उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर बीजेपी को टोटल आ जाती ना मेजोरिटी 273, 275, 280 अगर सीटें आ जाती तो मेजोरिटी में आता है तो ब्लैकमेलिंग नहीं हो पाती है, और फैसले जो हैं वो फटाक से ले लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, कोई ये रूठेगा, कोई वो रूठेगा, अब उनको मनाओ, इनको मनाओ, नहीं तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। ये भी है, और पॉलिटिक्स में ये होता है। भाई वाजपेयी जी की सरकार थी, 1 वोट से गिर गई थी, गिरी थी कि नहीं? 1 वोट से। तो सोचिए, ये भी होता है। कुल जमा देखिए, इलेक्शंस हुए हैं, अच्छे इलेक्शंस हुए हैं। ये जो ईवीएम का रोना रोते रहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक हो गई है, अब ईवीएम हैक नहीं हुई है, अब सब ठीक है। जो बाहर से प्रेशर डलवाया जाता था, जो यूट्यूबरों को काम पे लगाया गया था भर भर के एकदम कि भाई एकदम तबाही मचा दो, सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। डिक्टेटर बता रहे थे डिक्टेटरशिप है, अब डिक्टेटरशिप नहीं है ना। या कांग्रेस ने 50 साल तक लगातार शासन किया तो डिक्टेटरशिप नहीं है, बीजेपी ने 10 साल लगातार कर लिया तो डिक्टेटरशिप हो गई है। सारी चीजें अलग हैं यार। मैं कहता हूं सबको छोड़िए, सवाल यह है कि जनता ने वोट दिया है, जनता का वोट काउंट हुआ है, काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतनी सीटें, तुम्हारे पास इतनी सीटें, अब देखो क्या करो। दैट्स इट, खत्म बात। अब जिनकी ज्यादा सीटें आई वो और मेहनत करेंगे कि भाई अगली बार हम और क्या करें। जिनकी कम सीटें आई वो और मेहनत करेंगे कि भाई चिंतन करना चाहिए, जहां गलतियां उन गलतियों को दूर करना चाहिए, लूप होल्स हटाने चाहिए।
यही डेमोक्रेसी है भाई मेरे, जो पाकिस्तान में नहीं है। 76 ईयर से पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के नाम पर बस चूरन मिल रहा है और डेमोक्रेसी के नाम पर उनको उल्लू बनाया जा रहा है। वरना वोट दिया इमरान को, पार्टी जीती इमरान की, पीएम बन गया शहबाज शरीफ। क्या कमाल की डेमोक्रेसी है ना। तो ये आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर बताइए, राय दीजिए अपनी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।